नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं चरु, चीवर और चर्या इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूँ। यह ओडिया से हिंदी में अनुदित उपन्यास है। प्रदीप दास इसके रचनाकार हैं। ओडिया से हिंदी अनुवाद सुजाता शिवेन ने किया है। यह सारला पुरस्कार से सम्मानित कृति है। सारला पुरस्कार ओडिशा का ओडिया साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रदीप दास ओडिया के जाने माने कथाकार हैं। ओडिशा राज्य सिविल सेवा के अधिकारी रहे और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास से पहले 10 कथा संग्रह और 4 बृहद उपन्यास लिख चुके हैं और उनकी अपनी एक पहचान ओडिया साहित्य जगत में है। उनकी रचनाओं के कई सारे संस्करण निकल चुके हैं और जो वहाँ का ऐतिहासिक समाज है ओडिशा का, उस पर एक तरह की विशेषज्ञता उनको हासिल है। अनुवादक सुजाता शिवेन ओडिया की जानी मानी अनुवादक हैं। 50 के करीब उनकी पुस्तकें आ चुकी हैं अनुदित होकर। कवयित्री भी हैं, कविताएं भी लिखती हैं हिंदी की और लेखक के रूप में उनको गैर हिंदी भाषी सम्मान भी मिल चुका है और बहुत सारे समूहों में, सरकारी संस्थानों में उसकी सदस्य रह चुकी हैं, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति की जूरी की सदस्य और दिल्ली हिंदी अकादमी की सदस्य भी रह चुकी हैं। यह कृति ओडिशा में भौमकर वंश एक था जिसकी चर्चा अमूमन नहीं होती है। भौमकर वंश की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास यह बताता है कि किस तरह से भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंचा, किस तरह से महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों के बीच बहस हुई, किस तरह से धम्म के बीच आपस में बहस होती चली गई और हीनयान, महायान, सहजयान इन खंडों में विभक्त होने लगा, इन विचारों में विभक्त होने लगा और बौद्ध मतावलंबी किस तरह से आपस में बंटने लगे। इसके अलावा किस तरह से राज्याश्रय किसी धर्म के उत्थान में मदद कर सकता है और किस तरह से किसी धर्म के पराभव में भी राज्याश्रय की अपनी भूमिका है। यह उपन्यास, औपन्यासिक कृति उसके बारे में भी बताती है। कथा शैली इतनी रोचक है कि मैं उसका कुछ हिस्सा केवल आपको अर्थ के रूप में बताता हूँ। एक लड़की है, अचानक किसी ऐसे मठ के पास जाती है जो सुनसान पड़ा हुआ है, बौद्ध मठ है। वो बाहर बैठती है, देखती है अचानक एक डोलची अपने आप, बिना उसको कोई हाथ में नहीं लिए है, हर पेड़ के पास जाती है, फूलों के पेड़ के पास, और चमेली और बड़े जो वृक्ष हैं, वो टोकरी अपने आप ऐसे रुकती है और उस पर फूल गिरते चले जाते हैं। यह लड़की भय से कांप उठती है क्योंकि इसको कहीं कुछ नहीं दिखता है। अचानक झाड़ू आती है और वो बुहारने लगती है, पूरा चमचमाता हुआ जगह दिखता है। उसके बाद इसको बौद्ध एक मिलते हैं सन्यासी और वो बोलते हैं कि तुम जिनसे मिलने आई हो तुम उनके पास पहुँचो, और वह लड़की अंदर जाती है तो वह बताने लगते हैं कि किस तरह से इस देश का शासक और उसकी पत्नी के पास पुत्र नहीं थे और उन्होंने एक बौद्ध सन्यासी, जो गृहस्थ सन्यासी थे, उनके आशीर्वाद से उनकी बेटी पैदा हुई और वो कहते हैं कि तुम भौमकर वंश की कहानी लिखो। और वह भौमकर वंश की कहानी यहाँ से रचनी शुरू होती है और फिर उसको पता चलता है कि धीरे धीरे जिसने बताया था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर ये कहानी जैसे जैसे वो पोथी खोलती जाती है, वह पोथी खोलने के साथ साथ उसको समूचा बौद्ध साम्राज्य भौमकर वंश का, किस तरह से भौमकर वंश में उनके दूसरे लोग राजकुमार, वह एक शैव मतावलंबी राजकुमारी के प्रेम में पड़ता है, किस तरह से भौमकर सम्राट इतने महत्वपूर्ण सम्राट थे कि वो एक तरह से चक्रवर्ती पूरे आसपास के इलाकों को जीत चुके होते हैं, किस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया होता है। और फिर वह शैव लड़की आती है और किस तरह
वह शैव लड़की अपने इलाके में शिव की पूजा की व्यवस्था करने की कोशिश करती है, तालाब खुदवाती है। इसी बीच जो ये सम्राट हैं, जो जीत कर लाए थे और पत्नी इनकी होती है, वह किस तरह से अपने विद्यालय के दिनों में जो उनके प्रेमी थे, जो बौद्ध धर्म के योगी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, उनके पीछे पड़ी होती है, गुरु के पीछे। और जो बौद्ध होता है जिसकी हम बात करते हैं, बौद्ध ज्ञान क्या है कि 100 जन्मों तक किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में जान लेना, 100 पिछले जन्म, 100 अगले जन्म। किस तरह से बौद्ध धर्म के उस दौर के तांत्रिक सन्यासी इतनी प्रखर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए होते थे कि वे प्रकृति की रफ्तार तक को बदल देते थे। वह राजकुमारी, राजमाता किस तरह से आकर्षित होती है अपने पुराने पाठशाला के मित्र, जो राजकुमार होता है और बाद में भिक्षु बन जाता है, उसके ऊपर किस तरह से वह राजपाट छोड़ के भौम कर सम्राट को छोड़कर चली जाती है। यह सब कुछ कहानी इस उपन्यास में दर्ज है। यह अपने आप में बेहद रोचक उपन्यास है। अगर आप ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ने में रुचि रखते हैं तो यह उस तरह की कृति है जो बाण भट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा और मराठी में प्रकाशित उपन्यास शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय की तरह की कृति है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक और साहित्य के क्षेत्र में बड़ा स्थान है। हिंदी में इस पुस्तक को लाने के लिए अनुवादक, लेखक और प्रकाशक तीनों को बधाई दी जानी चाहिए। यह कृति रत्नगिरी महाविहार में वज्रयान सूत्र को समझने आए प्राज्ञाचार्य और महारानी के प्रेम संबंधों के साथ साथ एक समूचे धर्म के विराट होते जाने और उसके क्षय होते जाने की भी गाथा है। बौद्ध शैव जो संघर्ष है वह केवल महलों के बीच नहीं बल्कि महलों का षड्यंत्र, स्त्री पुरुष के संबंध, मानवीय दुर्बलता, त्याग और आध्यात्मिक पराकाष्ठा, जीवन के जितने भी पहलू हो सकते हैं सब कुछ इस उपन्यास में दर्ज हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत पेंगुइन स्वदेश से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 450 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 470। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक को चयन करने में सुविधा हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।